चलिए दोस्तों, नारीवाद को पढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम राजनीति को पुनः परिभाषित करना समझेंगे। तो राजनीति की पारंपरिक धारणा निजी जीवन के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को आधार मानती है। तो जब हमने अरस्तू को पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो राजनीति की गतिविधि है वो पब्लिक स्फीयर की गतिविधि है। तो जो राजनीति की पारंपरिक धारणा है वो निजी जीवन के बजाय सार्वजनिक जीवन को आधार मानती है कि हम पॉलिटिकल स्फीयर में कैसी गतिविधियां करते हैं। तो यह राजनीति को ऐसी गतिविधि मानती है यहाँ पर सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूह आदि सार्वजनिक क्षेत्र तक इसको सीमित करती है। पारिवारिक जीवन व व्यक्तिगत संबंधों को यह निजी यानी कि प्राइवेट स्फीयर मानती है। अतः ये गैर राजनीतिक मुद्दे, ये नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनकी पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है। जो प्राइवेट स्फीयर के मुद्दे हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, व्यक्तिगत संबंध के मुद्दे हैं। फिर केट मिलेट का कहना है कि राजनीति शक्ति आधारित संरचना का निर्माण करती है। ये पावर स्ट्रक्चर लेसन को निर्माण करती है जिसमें एक समूह दूसरे को नियंत्रित करता है, यानी पुरुष महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। नागरिक अधिकारों को नियंत्रित करती है, तो पुरुष सरकार नागरिकों को नियंत्रित करती है, तो पुरुष निजी जीवन में महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे सरकार नागरिकों को नियंत्रित करती है, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, पर पुरुष निजी जीवन में महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। अतः यह भी राजनीति है, एक प्रकार से पॉलिटिक्स ही हुई ना, कि आप अपने प्राइवेट स्फीयर पे महिलाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। महिलाओं को गृहिणी या माँ की निजी व पारिवारिक भूमिका तक सीमित कर दिया जाता है। इस क्षेत्र को राजनीति से बाहर कर दिया गया है, जो कि गलत है। उदारवाद अधिकारों की राजनीति करता है, यानी पॉलिटिक्स ऑफ राइट करता है, जबकि समाजवाद पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिटिक्स करता है। बहुसंस्कृतिवाद मान्यता की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी करता है, जबकि नारीवाद निजी की राजनीति करता है, कहता है कि वो पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल की बात करता है, दिन प्रतिदिन की राजनीति करता है, पॉलिटिक्स ऑफ एवरीडे की बात करता है। जो दिन प्रतिदिन की राजनीति है वहां पर कौन डोमिनेट कर रहा है, वहां पर महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं कि पुरुष डोमिनेट कर रहे हैं। नारीवाद सार्वजनिक या निजी का भेद समाप्त करना चाहता है। एल्स्टेन ने सार्वजनिक पुरुष यानी पब्लिक मैन व प्राइवेट वुमेन के विचार को चुनौती दी है कि जो मेन है वो पब्लिक स्फीयर से बिलोंग करते हैं, जबकि वुमेन है वो प्राइवेट स्फीयर से बिलोंग करती हैं। इस बात को एल्स्टेन ने चुनौती दी है। अपनी पुस्तक भी उनकी है, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन। राज्य और नागरिक समाज, तो नागरिक समाज मानवीय संबंधों के सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा है, इसका स्वरूप राजनीतिक नहीं होता है। इस विभाजन में परिवार का स्थान नागरिक समाज के अंतर्गत है, यानी जो फैमिली है वो सिविल सोसाइटी का एक पार्ट होती है। दूसरी ओर जब नागरिक समाज को सार्वजनिक कहा जाता है तो परिवार को पुनः निजी समझा जाता है, इसमें नागरिक समाज के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। इसका कारण व्यक्ति की निजता है। फिर पितृसत्तात्मकता एंड पैट्रियार्की, तो रेडिकल नारीवादियों के चिंतन व संघर्ष का मूल केंद्र क्या है? पैट्रियार्की है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो पैट्रियार्की को कोर आइडिया मानती हैं और वहीं से अपनी जो बातें हैं करती हैं। केट मिलेट तो सरकार को भी पितृसत्तात्मकता मान इसे पितृतंत्री सरकार कहती है, यानी पैट्रियार्कल गवर्नमेंट कहती है, पैटर्नलिस्टिक गवर्नमेंट कहती है। इसके माध्यम से पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। तो आपने देखा होगा सरकार के मुखिया कौन है, न्यायालय में कौन है, फिर जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वहां कौन है, तो महिलाएं हर जगह से गायब। तो एक प्रकार से पॉलिटिक्स में भी महिलाओं को नियंत्रित किया जा रहा है और घर के भीतर तो उनको नियंत्रित किया ही जा रहा है। परिवार पितृसत्तात्मकता की मुख्य संस्था है। इस प्रक्रिया में शिक्षा, साहित्य और धर्म की भी सहायक है। तो धर्म में बताया जाता है कि महिलाओं का काम घर तक सीमित रखा जाता है, साहित्य में भी यही बताया जाता है, शिक्षा में भी यही बताया जाता है। हमें शुरू से ही पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि महिलाएं घर में का काम करती हैं, जो पुरुष हैं नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये हमें शुरू से ही बताया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाएं पितृसत्तात्मकता व्यवस्था को इस तरह आत्मसात कर लेती हैं कि वह इन्हें स्वाभाविक मानने लगती। तो अब अगर अपनी माँ या बहन से पूछो तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से इस चीज को झेला, पितृसत्तात्मकता को यानी पैट्रियार्की को और कंट्रोल को उन्होंने झेला। उनको ये सब चीज नॉर्मल लगने लगती है। कुछ नारीवादी चिंतकों ने यह घोषित किया है कि पुरुष शत्रु है, अत्याचारी है, इसलिए वो महिला विषमलिंगी है, इसलिए जो महिला विषमलिंगी है वह शत्रु की सहायिका है। इसलिए उन्होंने समलैंगिकता को बढ़ावा देने की बात करी है, होमोसेक्सुअलिटी की बात ये करती है। नारीवादियों का विचार है कि पितृसत्ता सार्वजनिक क्षेत्र में हावी है, वही पैट्रियार्की जो पब्लिक स्फीयर है वहां पर हावी है। यह सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, अर्थव्यवस्था, व्यवहारिक राजनीति आदि क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। इसमें महिलाओं को उचित स्थान दिलाने की मांग नारीवादी करते हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम मांग विधायिका में महिलाओं के आरक्षण की है। आर्थिक क्षेत्र में इनकी मांग महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर के साथ साथ पुरुषों के साथ समान वेतन की है। इसके साथ
कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की समाप्ति भी नारीवादियों की प्रमुख मांग है। फिर सत्तात्मकता को पुरुष वर्चस्व यानी मेल सुप्रीमेसी व मेल डोमिनेंस के रूप में वर्णित किया जाता है। पुरुष सराकार एवं परिवार दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। तो पुरुष सरकार और परिवार दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। तो देखते हैं मोदी जी हैं, फिर न्यायालय में भी जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो पुरुष हैं, तो वो सरकार पर भी नियंत्रण रख रहे हैं और वो परिवार पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। केट मिलेट ने इसे सत्तात्मक सरकार यानी पैटर्नलिस्टिक स्टेट कहा है या पैट्रियार्कल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है कि जो पैट्रियार्कल गवर्नमेंट होती है एक ऐसी संस्था है जिसमें आबादी का आधा हिस्सा जो महिला है उससे बाकी के आधे हिस्से जो कि पुरुष है द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर जिस प्रकार समाजवादियों ने वर्गीय राजनीति यानी क्लास पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार नारीवाद ने यौन राजनीति यानी सेक्सुअल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया कि ये सेक्स की राजनीति। अच्छा, अब ये सेक्स और जेंडर में डिफरेंस करती हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, यानी कि कोई सेक्स से महिला हो सकता है, पुरुष हो सकता है, थर्ड जेंडर हो सकता है, ये नेचुरल है। इस पर आप कोई प्रतिबंध नहीं लगाना सकते। इस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या ऐसा कुछ होता है तो जैसे मान लो अब सेक्स है, अब उस पर महिलाएं भी विरोध नहीं करेंगी कि हमें महिला क्यों पैदा किया गया, इस पर कोई विरोध हो नहीं सकता। लेकिन अब आप सेक्स को ले जाके आप एक मनगढ़ंत आइडिया बना लो कि नहीं महिलाएं हैं तो कमजोर होंगी, इसलिए वो पुरुषों के अधीन होगी, वो घर पे रहेंगी। तो ये अगर जब स्टेरियोटाइप के कर दी जाती है, एक प्रकार से रूढ़िवादिता तैयार की जाती है, उनके खिलाफ अत्याचार का एक साधन मान लिया जाता है, तब फिर ये गलत हो जाता है। अरस्तु ने प्रतिपादित किया है कि पुरुष नैसर्गिक रूप से स्त्रियों से श्रेष्ठ है। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे का तर्क है कि महिलाएं नैसर्गिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए वे घरेलू जीवन के लिए उपयुक्त होती हैं। इसी प्रकार उदारवाद के जनक लॉक का मानना था कि परिवार के भीतर पत्नी की अधीनस्थ भूमिका है, क्योंकि पति अर्थात पुरुष पत्नी स्त्री के अधिक योग्य और सशक्त है। इसके अनुसार इसका आधार प्रकृति में है। तो इसका आधार कहाँ है? प्रकृति में है, लॉक के अनुसार। सिमोन दी बुआ ने सर्वप्रथम सेक्स और लिंग में अंतर किया। किसी प्रजाति में नर या मादा होना एक जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। यह प्रजनन के अंगों के आधार पर निर्धारित होता है कि आपके पास कौन सा सेक्स है, ये उसके आधार पर निर्धारित होता है। यह नैसर्गिक है, नेचुरल है। महिलाओं की सामाजिक भूमिका जैविक स्थिति से नहीं बल्कि समाज व संस्कृति से तय होती है। तो जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसके माध्यम से महिलाओं की स्थिति समाज में नहीं तय होती। उनकी जो समाज है हमारा, जो महिलाओं के प्रति एक निम्नतर विचार रखता है, जो संस्कृति है हमारी, जो शुरू से ही महिलाओं को दबाने की संस्कृति रही है, उनको निम्न समझने की संस्कृति रही है, वो उसकी स्थिति को समाज में निर्धारित करता है। इसलिए सेक्स जहां जैविक अवधारणा है, वहीं लिंग एक सामाजिक और सांस्कृतिक यानी सोशल और कल्चरल फिनोमिना है। इसलिए सेक्स नैसर्गिक है तो लिंग संबंधित भेदभाव आरोपित है। सच्चाई यह है कि महिलाओं की जैविक स्थिति व उनकी लैंगिक भूमिका में कोई अंतर संबंध नहीं। मतलब आप जो उनका बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, उसका उनकी सामाजिक स्थिति से, उनकी लैंगिक भूमिका समाज में तैयार कर दी जाती है, उससे उनका कोई संबंध नहीं होता। वस्तुतः सेक्स का सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में कोई महत्व नहीं। आप किस सेक्स से बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में पुरुष और महिला की स्थिति की भूमिका के निर्धारण में सेक्स एकदम अप्रासंगिक है। सेक्स महिलाओं और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, यानी कि आप पुरुष हो आप महिला हो, ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस दिखाता है सेक्स, मात्र केवल इतना है। ये अंतर प्राकृतिक और स्वाभाविक है, ठीक है। जबकि जेंडर एक सामाजिक या सांस्कृतिक अवधारणा है जो समाज व पारिवारिक क्षेत्र में पुरुष व महिलाओं की अलग अलग भूमिका तय करता है। अब सेक्स के आधार पर आप, जेंडर के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, भूमिकाएं तय कर रहे हैं। पुरुष हैं तो ये करेंगे, बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, महिलाओं पर नियंत्रण रखेंगे, और महिलाएं हैं तो घर में रहेंगी और अपने घर तक सीमित रहेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी और वो पुरुषों के अधीन रहेंगी। जेंडर की अवधारणा के तहत पुरुषों ने सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, कि महिलाएं हैं तो घर में ही रहेंगी, तथा महिलाओं को निजी क्षेत्र यानी परिवार, बच्चों का लालन पोषण, चूल्हा चौका, घरेलू श्रम तक सीमित कर दिया। इस संबंध में सिमोन दी बुआ का प्रसिद्ध कथन है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। वुमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। तो वन इज नॉट बॉर्न वुमेन बट बिकम्स वुमेन। शुरू से उसको बताया जाता है कि आप वुमेन हो, आपको 8 बजे से पहले घर आना है, आप ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकती हो, आप ज्यादा हंस नहीं सकती हो, आप ज्यादा किसी से बातचीत नहीं कर सकती हो, आप मतलब ज्यादा घूम फिर नहीं सकती हो, या बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा सकती हो। उनको शुरू से बताया जाता है, तो उनकी जो रीच है वो शुरू से स्ट्रिक्ट कर दी जाती है। श्रम व लैंगिक विभाजन, तो सार्वजनिक पुरुष का क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, राजनीति आती है, शिक्षा आता है, करियर आता है, कला आता है, साहित्य आता है।
यहाँ आपको पुरुषवादी मानसिकता या पुरुष ही पुरुष दिखाई देंगे। निजी क्षेत्र में तो यहाँ पर परिवार, देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, घरेलू श्रम, इसमें महिलाएं आती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं दिखाई देती हैं। देखभाल के लिए इनफैक्ट नर्सरी में महिलाएं ज्यादा प्रेफर की जाती है। जो नर्सरी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके लिए महिलाएं ज्यादा प्रेफर की जाती है। नर्स में महिलाएं ज्यादा प्रेफर की जाती है देखभाल के लिए। तो एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादिता तैयार कर दी गई है उनके खिलाफ। निजता का अधिकार तो निजी जीवन के अंतर्गत परिवार भी शामिल है। इसलिए उदारवादी स्वीकार करता है कि परिवार राज्य और दोनों के हस्तक्षेप से मुक्त है। तो परिवार, राज्य और नागरिक, परिवार, राज्य और नागरिक समाज दोनों के हस्तक्षेप से मुक्त है। परिवार, राज्य और नागरिक समाज दोनों के हस्तक्षेप से मुक्त है, इसलिए यह गैर राजनीतिक समझा जाता है। सार्वजनिक और निजी का विभाजन नारीवादी चिंतकों के विश्लेषण और आलोचना का केंद्रीय विषय है। केट मिलट, कैरोल पेटमैन जैसी अमूल सुधारवादी रेडिकल नारीवादी चिंतक सार्वजनिक और निजी के बीच विभाजन को अस्वीकार कर देती हैं। उनके अनुसार परिवार गैर राजनीतिक या शक्ति संबंधों से परे नहीं है। इसलिए उनका कथन है कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, यानी पर्सनल इज पॉलिटिकल। इवन पर्सनल स्फीयर में भी पॉलिटिक्स खेली जाती है, महिलाओं को दबाया जाता है। केट मिलट राजनीति को एक ऐसी व्यवस्था मानती हैं जिसके द्वारा एक समूह दूसरे पर नियंत्रण करता है, यानी पुरुष महिलाओं पर नियंत्रण करते हैं। इसमें पुरुष महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। इसलिए मिलट का मानना है कि पति और पत्नी के संबंध पूरी तौर पर राजनीतिक है, ये पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। परिवार समाज के शक्ति संबंधों का ही प्रतिबिंब है। तो परिवार समाज के शक्ति संबंधों का ही प्रतिबिंब है। उदारवादी विचारधारा के नारीवादी चिंतक इसे असहमत है। वे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी पर किसी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं, लेकिन उनके अनुसार परिवार जैसे निजी संस्था का राजनीतिकरण उचित नहीं। आप इसका पॉलिटिसाइजेशन ना करें, परिवार का या फैमिली का पॉलिटिसाइजेशन ना करें। उनकी दृढ़ मान्यता है कि निजी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता व चुनाव का क्षेत्र है। आपको जो जैसा करना है आप करिए, ठीक है ना। इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए। पुरुषों के साथ समानता व अंतर। तो उदारवादी नारीवादी महिला व पुरुष के मध्य कानूनी व राजनीतिक समानता चाहती हैं, यानी ये लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहती हैं, यानी कि कानून के समक्ष पुरुष और महिला दोनों समान हों। दूसरा, महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिले, समान अधिकार व सार्वजनिक क्षेत्र तक समान पहुंच पर बल देते हैं। वहीं समाजवादी नारीवादी ये आर्थिक समानता चाहती है, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहती हैं कि जिस प्रकार महिलाओं पुरुषों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, वैसे पुरुषों को भी होना चाहिए। उग्र नारीवादी ये लैंगिक समानता की बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी, परिवार और व्यक्तिगत जीवन की समानता पर भी ये बल देती हैं कि व्हाट इज पर्सनल दैट इज पॉलिटिकल। समानता की उपयुक्त अवधारणा को कुछ नारीवादी चिंतकों ने सही नहीं माना। उनका तर्क है कि महिलाओं की पुरुष के समान बनने की इच्छा उनकी अपनी विशिष्ट पहचान को समाप्त कर देगी। तो आपकी जो यूनिकनेस है, अगर आप पुरुषों के समान बनने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसमें पुरुषों के द्वारा निर्मित संस्थाओं, भूमिकाओं व व्यवहारों के प्रतिमानों को स्वीकार करते हुए इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की गई। तो आप हिस्सेदारी करिए, लेकिन उनके तरह बनिए नहीं। इस प्रकार इस मत के समर्थक नारीवादी महिलाओं की भिन्नता पर बल देते हैं कि आप अपनी जो यूनिकनेस है उसको बना के रखिए। वे इसे समाप्त करने के बजाय इन्हें बनाए रखते हुए नारी मुक्ति के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये बनी रहे लेकिन फिर भी आपको लिबरेशन मिल जाए, जैसा कि यूरोप की महिलाओं को लगभग मिल चुका है। ये मातृत्व सहित नारी सुलभ गुणों को विशिष्ट मानते हुए उनका संरक्षण करना चाहते हैं। यानी कि आपके पास जो केयर की, एथिक्स की जो फीलिंग है उसको आप जाने मत दो ना यार। भिन्नता की यह धारणा समानता की उपयुक्त अवधारणाओं से एकदम अलग है। भिन्नता की अवधारणा को एक नए तरीके से कैरोल गिलिगन ने अपनी पुस्तक अ डिफरेंट वॉइस 1982 में प्रस्तुत किया। उन्होंने फ्रायड की नैतिकता संबंधी अवधारणा की आलोचना की। फ्रायड ने महिलाओं के नैतिक विकास को निरंतर माना। इसके उत्तर में गिलिगन का कहना है कि महिलाओं में नैतिकता की अवधारणा पुरुषों से भिन्न होती है और इसे मान्यता नहीं दी गई। जहां पुरुषों की नैतिक सोच न्याय पर केंद्रित होती है, वहीं महिलाओं की नैतिकता में देखभाल प्रमुख होती है। जहां पुरुष अपने को दूसरों से अलग व स्वायत्त समझते हैं, वहीं महिलाएं हमेशा अपने को दूसरों से जोड़कर देखती हैं। इसी प्रकार पुरुष जहां अधिकारों पर बल देते हैं, महिलाएं वहीं दायित्वों पर बल देती हैं। इस प्रकार इन आधारों पर गिलिगन का निष्कर्ष है कि महिलाओं की नैतिक चेतना उनके नैतिक निर्णय के आधार पुरुषों से भिन्न है। पुरुष जहां पर शक्ति, संघर्ष, युद्ध की बात करते हैं, महिलाएं वहां पर एथिक्स, केयर, लव की बात करती हैं। जबकि कुक नारीवादी महिलाओं की स्वतंत्र व अलग पहचान पर बल देते हैं। सांस्कृतिक नारीवाद यानी कल्चरल फेमिनिज्म ऐसा ही नारीवाद है जो महिलाओं के लिए अलग शिल्प, कला, साहित्य, जीवन शैली पर बल देता है तथा सिस्टरहुड की अवधारणा को बल प्रदान करता है। सांस्कृतिक नारीवाद ये वुमेन सेंट्रिक
संस्कृति व जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक नारीवाद ये वुमेन सेंट्रिक संस्कृति व नारीवाद से जुड़ा हुआ है। तो अब चलिए फेमिनिज्म है उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उनको समराइज रूप से एक बार और देख लेते हैं। तो पहला है लिबरल फेमिनिज्म, उदार नारीवाद। इसकी विशेषता क्या है? ये व्यक्तिवाद पर जोर देता है, समान अधिकार यानी पुरुषों के समान अधिकार, शिक्षा, नागरिकता पर बल देता है, कानूनी व राजनीतिक समानता की बात करता है, सार्वजनिक क्षेत्र में समानता की बात करता है, सार्वजनिक व निजी अलग अलग है, ऐसा ये बोलता है। और ये सुधारवादी है, काइंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट है, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं। मताधिकार, शिक्षा, रोजगार की मांग करते हैं ये पुरुषों के समान। इसमें जो विचारक हैं मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट हैं, जे.एस. मिल हैं, हैरियट टेलर हैं। फिर आधुनिक उदारवादी नारीवादी में बेटी फ्रीडन है। बेटी फ्रीडन को याद रखिएगा, ये इनके विचार भले ही रेडिकल टाइप के हैं लेकिन ये हैं उदारवादी नारीवादी। मारिया स्टीवर्ट यूएसए की हैं, एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन यूएसए की हैं और एम्मा गोल्डमान ये लिथुआनिया की हैं। फिर समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये समतामूलक समाज का पक्षधर है, आर्थिक व लैंगिक समानता की बात करते हैं। ये शोषण सामाजिक व आर्थिक संरचना में है, इसलिए आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदलना पड़ेगा, हमें सोशलिज्म या कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। महिला शोषण का आरंभ व्यक्तिगत संपत्ति और समाज में वर्गों के उदय से होता है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में महिलाएं श्रम की सुरक्षित सेना होती है ना? क्यों? क्योंकि घर में महिलाएं, उनका कोई काम नहीं रहता तो मतलब जैसे काम घर का काम करती हैं तो वो पुरुषों को सहायता करती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि महिलाएं पुरुषों को असिस्ट करती हैं, जबकि उनका पैसा यानी उनके काम का पैसा, पुरुष की जो देखभाल वो करती हैं उसके काम का पैसा पूंजीपतियों को नहीं देना पड़ता है, तो वो काइंड ऑफ एक फ्री लेबर टाइप पे मौजूद रहती है। एंजल्स, तो महिला शोषण का सवाल पूंजीवादी समाज का परिणाम है। फिर वर्ग शोषण का अंत, बुर्जुआ परिवार, या इनकी विशेषताएं हैं कुछ। बुर्जुआ परिवार पूंजीवाद का नाश करना चाहते हैं ये जो समाजवादी नारीवादी हैं, और ये पूंजीवाद एवं पैट्रियार्की का ये आपसी जुड़ाव मानते हैं कि पूंजीवाद पैट्रियार्की फैलाती है और पैट्रियार्की वापस पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। आर्थिक समानता के माध्यम से लैंगिक समानता की बात करते हैं ये। तो उसमें विचारक कौन कौन से हैं? एंजल्स या फ्रेडरिक एंजल्स हैं, चार्ल्स फोरियर है, रॉबर्ट ओवेन है और शीला रोबाथम है। फिर रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में देखते हैं। तो ये इसका बुनियाद क्या है, विशेषताएं क्या है? लिंग आधारित भेदभाव और पुरुष शोषक है और महिला शोषित है। फिर सतात्मकता का खात्मा हो और महिला मुक्ति की जाए। इवन सिस्टरहुड की बात करती हैं कि हमें चाहिए ही नहीं पुरुषों का साथ, हम महिलाएं ही महिलाओं का समाज रहेगा बस। जेंडर समानता की बात करती हैं, सिस्टरहुड की बात करती हैं, और पर्सनल इज पॉलिटिकल यानी पर्सनल स्फीयर में भी राजनीति होती है, उसको भी सुधारने की बात ये करती हैं। फिर ये समान समविभाजन और पारिवारिक भूमिकाओं में भी पुरुषों के मतलब सहयोग की बात करते हैं कि पुरुष भी समान रूप से पारिवारिक भूमिकाएं निभाएं। ऐसा कुछ नहीं कि महिलाओं के ही मत्थे मढ़ दिया गया। यौन उत्पीड़न का खात्मा किया जाए और दिन प्रतिदिन की राजनीति पर बराबर का हिस्सा हो महिलाओं का भी। सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करती हैं। विचारक हैं सिमोन दी बुआ, केट मिलेट, जर्मन ग्रीर, जीन बेथे एलेस्टीन। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्राइवेट पब्लिक मैन, प्राइवेट वुमेन। ईवा फिगस, सूला स्मिथ फायरस्टोन, वर्जीनिया वुल्फ और ईवा फाइगस। अन्य जो प्रकार हैं नारीवाद के, तो ब्लैक फेमिनिज्म, ये बहुविध शोषण की बात करता है कि केवल नारियों का जेंडर के आधार पर शोषण नहीं होता है, उनका जो जो व्हाइट वुमेन है उनका शोषण कम होता है, जबकि जो ब्लैक वुमेन है उनका दोहरा शोषण होता है। एक तो रेस की वजह से उनका शोषण होता है, और जो एक प्रकार का शोषण उनका समाज में और जेंडर की वजह से हो रहा है, तो हो ही रहा है। तो लैंगिक के साथ साथ निजाति व रंग भेद आधारित शोषण भी होता है, महिला के मध्य अंतर होता है, तीसरी दुनिया से संबंधित है ये, और यौन उत्पीड़न व नस्ली उत्पीड़न का मिश्रण इसमें होता है। इसमें एक थिंकर है जिसका नाम आपको याद रखना है, बेल हुक्स का। फिर नेक्स्ट थिंकर है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो इसमें विखंडनवाद एंड डिकंस्ट्रक्शन की बात आती है, और इसमें कहा जाता है कि आप लैंग्वेज पर फोकस करिए, लैंग्वेज और डिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करिए। नारी पहचान पर ये संदेह व्यक्त करती हैं। नारी का विचार एक डिस्कोर्स है, एक डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है नारी के संदर्भ में लेके कि नारियां ऐसा होती हैं, है ना,
एक उम्र के बाद उनकी सुंदरता गायब हो जाती है, उन्हें हमेशा सज-धज के रहना चाहिए। एक वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी बहुत खराब होती है और एक जो गृहस्थी वाली वूमेन होती है उसकी लाइफ बहुत शानदार होती है, अच्छा वो जीवन जीती है। एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि महिलाएँ कमज़ोर हैं इसलिए वो पुरुषों के अधीन रहेंगी। इस नैरेटिव को तोड़ना है। मिशेल फूको इसकी महत्वपूर्ण थिंकर हैं। पोस्ट फेमिनिज्म, महिलाओं को पीड़ित के रूप में चित्रित ना किया जाए। अब महिलाएं पीड़ित नहीं है, बल्कि एक नई महिला शक्ति का उदय हो रहा है। पुरुष से इनकी तुलना नहीं की जाए, बल्कि अब ये जो नारीहुड है, सॉरी नारीहुड, जो सिस्टरहुड है या जो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, इनको ये अप्रिशिएट करने की बात करती हैं कि हाँ हम है नारी, जो करना है उखाड़ लो। ये बात है। पुरुष व्यवस्था व पुरुष मूल्यों से स्वतंत्रता चाहती हैं ये। फिर ये महिला की पहचान महिला के रूप में करने की बात करती हैं। इसमें समर्थक हैं केमोली पलिया और नोमी वुल्फ। इनकी पुस्तक है फायर विथ फायर। फिर यूनो द्वारा आयोजित विश्व महिला सम्मेलन। तो प्रथम संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1975 में हुआ था मेक्सिको में। इसका विषय क्या था? समानता, विकास एवं शांति। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 में हुआ था। कहाँ? कोपेनहेगन में। इसका विषय था शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1985 में नैरोबी केन्या में हुआ था। इसका प्रमुख विषय था अग्रिम मुखी रचना कौशल। चौथा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1995 में बीजिंग में हुआ था, चीन में। इसमें महिला उन्नति में बाधक 12 चिंताजनक नाजुक क्षेत्रों की पहचान की गई थी। 2010 में यूएनओ ने महिला कल्याण के लिए यूएन वुमेन की स्थापना की थी 2010 में, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर बेटी फ्रीडन करके एक थिंकर है, इनकी पुस्तक है, ये रेडिकल थिंकर है, सॉरी ये रेडिकल नहीं है, ये लिबरल से रिलेटेड थिंकर है बेटी फ्रीडन। तो इसमें इनकी जो पुस्तक है फेमिनिन मिस्टीक यानी स्त्री रहस्य 1963 में आती है। अमेरिकी विचारक कैरोल पेटमैन की बुक है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, लिंग मूलक अनुबंध 1988 में। कहा कि सामाजिक अनुबंध व उदारवादी व्यवस्था में स्त्री को समान भागीदारी नहीं दी गई। उनका जो काम है, उनके काम को केवल प्राइवेट स्फीयर तक सीमित रखा गया है। नारीवादी विचारक एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें सिमोन दे बुआ, ये फ्रांस की हैं। उनकी बुक है सेकंड सेक्स, महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती है, और ये उग्र नारीवादी की प्रणेता हैं, ये सिमोन दे बुआ। बेटी फ्रीडन ये भी यूएसए की हैं। उनकी जो पुस्तक है द फेमिनाइन मिस्टेक, ये 1963 में आती है। जो सेकंड सेक्स 1983 में आती है। ये नारीवाद की द्वितीय लहर के प्रणेता हैं, लेकिन ये रेडिकल फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं, आधुनिक उदारवादी नारीवादी की या आधुनिक उदारवादी नारीवादी हैं ये। फिर प्रसिद्ध इनका विचार है कि द प्रॉब्लम ऑफ नो नेम, नाम व पहचान की समस्या की। जैसे यूएसए में हमने देखा था कि महिलाओं से पूछा गया कि आपके पास क्या समस्या है, आप खुश क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। तो उन्होंने खोज किया, जो महिलाओं का उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो बेसिकली महिलाओं से पूछा कि आपको क्या समस्या है, तो उन्होंने आप खुश क्यों नहीं है, तो उन्होंने उसका कोई कारण, स्पष्ट कारण नहीं बता पाया। तो बेटी फ्रीडन ने अपने से उसको इन्फ्रेंस निकाला कि ये प्रॉब्लम ऑफ नो नेम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की के अंदर जी रही हैं, इसलिए महिलाएं अपने आप को खुश नहीं महसूस कर पा रही। बात ये है। फ्रीडन क्या बोलती हैं? यूएसए के प्रसिद्ध एनजीओ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन की संस्थापक अध्यक्ष रही हैं। केट मिलेट, ये भी यूएसए की हैं। उनकी पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स ऑफ एवरीडे की बात करती हैं। फिर ये कहती हैं कि जो पितृसत्तात्मक सरकार है, इसमें आधे पुरुषों द्वारा आधी महिलाओं पर अत्याचार या शासन किया जाता है। फिर कंडीशनिंग द्वारा लैंगिक भेदभावों के विचार स्थायी किए जाते हैं। तो हमारी बचपन से ही कंडीशनिंग हो जाती है कि महिलाएं ऐसा है, 8 बजे के बाद वो घर नहीं है ना, घर से बाहर नहीं जाएंगी, उन्हें ज्यादा हंसना नहीं है। तो इस प्रकार से कंडीशनिंग हमारी बचपन से स्टार्ट हो जाती है, और बड़े होते होते हम वो चीज सीख जाते हैं। तो लैंगिक भेदभाव वहीं से क्रिएट कर दिए जाते हैं। जीन बेथ अल्स्टीन, ये भी यूएसए की हैं। इनकी पुस्तक है पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन। बेल हुक, ये भी यूएसए की हैं। ये फेमिनिज्म फॉर एवरीडे सन 2000 में पुस्तक लिखती हैं। फिर इवा फिगिस पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स 1970 में बुक आती है। नोमी वुल्फ फायर विथ फायर 1994 में। सुजान मुलर ओकिन, इनकी पुस्तक है जेंडर जस्टिस एंड फैमिली 1991 में आती है। मार्था नुसबाम की पुस्तक है सेक्स एंड सोशल जस्टिस, सेक्स एंड सोशल जस्टिस, ये 1999 में पुस्तक आती है। फिर जर्मन ग्रियर, इनकी पुस्तक है सेक्स एंड डेस्टिनी, ये 1985 में पुस्तक आती है। और एनजे टिकनर, इनकी पुस्तक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो बेसिकली ये इस पुस्तक में मॉर्गन थेओ की जो 6 प्रिंसिपल हैं रिलीजम के, उनको ये क्रिटिसाइज करती हैं और एक नए प्रकार के 6 प्रिंसिपल देती हैं जेंडर जस्टिस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा नारीवाद का चैप्टर खत्म होता है। तो
आगे हम लोग अन्य वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप काइंड ऑफ चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक मेंबरशिप का ऑप्शन है, मेंबरशिप का, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें एक थैंक्स की बटन आपने देखा होगा, आती होगी चैनल में जब आप खोलते होंगे, तो उसके माध्यम से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ताकि चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।